हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा हम लोग पढ़ रहे हैं लुसेंट जीके का महामैराथन सीरीज, और लुसेंट के एक एक फैक्ट, एक एक की पॉइंट को हम डायग्राम और फ्लो चार्ट और ट्रिक की मदद से, कहानियों की मदद से जो है सारे लुसेंट को के फैक्ट को जो है हम समझ रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में और सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी भी कंपटीशन में, दुनिया का कोई भी कंपटीशन हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा, एक एक चीज कैसे पढ़ना है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हमने जो है इसको फ्लो चार्ट में बनाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस किस पार्ट के बारे में अध्ययन करना है और उसको जो है पूरा डिटेल से अध्ययन किया जाएगा। तो वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा वीडियो के। तो चलिए हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इतिहास को अगर लेखन के हिसाब से देखा जाए तो वो 3 प्रकार का होता है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं दोस्तों जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, कोई भी हमें लेख की जानकारी नहीं मिली है। और आद्य ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और जो ऐतिहासिक काल है दोस्तों उसमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उसको पढ़ा भी जाता है, जिसमें वेद, वेदांग, पुराण सारी चीजें आती हैं। फिर हमने दोस्तों देखा कि प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं, और पाषाण काल आगे चल के 3 भागों में बटा है: पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। पहले पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण। पूरा पाषाण काल में हमने देखा कि जो मानव है वो घूम घूम के शिकार कर रहा है, हंटर गैदरर है। फिर मध्य पाषाण काल में थोड़ी बहुत चेंजिंग मिलेगी, कृषि करना थोड़ा बहुत सीखेगा। और पूरा पाषाण काल में वो आग की खोज कर लेता है। फिर नव पाषाण काल में वो पूरा जो है स्थायी रूप से रहने लगेगा, कहीं अपनी बस्ती बनाएगा, एक सभ्यता का निर्माण होगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये जो पार्ट है दोस्तों वो इतिहास के दूसरे भाग का है, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, उसका पार्ट है। क्या होता है ये आद्य ऐतिहासिक काल? तो कैसे आप पता रखोगे दोस्तों कि ऐसा काल जहां पे लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, उसको हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। बिल्कुल डायग्राम में लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए कि यहाँ पे लेख मिला है। लेख दोस्तों क्या होता है? अभिलेख, स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लेख बोलते हैं या फिर अभिलेख बोलते हैं। तो अभिलेख वो होता है जिसपे हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं, जैसे कुछ लिखा गया है राजा के बारे में। तो यहाँ पे जो भी जानकारी मिली थी, जो भी लेख मिला था, वो अलग ही भाषा में लिखा गया था। वो एक इमेज के रूप में लिखा गया था, जिसको अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं कि वो चीज़ लिखी क्या गई थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि इसमें लेख मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। और इस काल में हम बात करेंगे सभ्यताओं के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए ध्यान से दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का प्राचीन इतिहास। अब भारत के प्राचीन के इतिहास में, भारत के इतिहास में जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। जब हम पढ़ेंगे विश्व का इतिहास तो उसमें हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो रहा था उसी समय मेसोपोटामिया में भी सभ्यता हो रही थी, मिस्र में भी सभ्यता का विकास हो रहा था। तो हम बात कर रहे हैं भारत के प्राचीन इतिहास की, इसलिए हम किसका अध्ययन करेंगे? अभी सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता का, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सारी जो बीमारी है जो मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या फ्लो चार्ट रहेगा हमारा पढ़ने का। सिंधु घाटी सभ्यता में एक भी पॉइंट छोड़ने वाले नहीं है। लुसेंट के एक एक फैक्ट को, एक एक जो है पॉइंट को हम डायग्राम बेस पे, और जो अदर चीजें हैं वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में क्या पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम कैसे पड़ा, सिंधु घाटी को हड़प्पा भी कहते हैं, तो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर सबसे पहला शहर किसने खोजा था, कैसे खोजा था। उसके बाद दूसरा शहर कौन सा सबसे बड़ा शहर है, 6 बहुत बड़े बड़े नगर हैं, उसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। मतलब उसका जो इंट्रोडक्शन होता है, सामान्य जानकारी होती है जो सिंधु घाटी सभ्यता की, हर एक पॉइंट को मैं किसमें कवर करूंगा? सामान्य जानकारी में। और धीरे धीरे, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं पॉइंट है, हमने क्या किया, इसको डिकोड करके एक फ्लो चार्ट बना दिया कि हमको पहले सामान्य जानकारी पढ़ना है। जैसे अगर आपको बोले मेंस में क्वेश्चन लिखने के लिए, या फिर अगर आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर
किसी भी बोर्ड का एग्जाम देंगे, बोर्ड में भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पर संक्षिप्त वर्णन लिखिए, तो आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। पहला पॉइंट सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी में आप 2-4 पॉइंट डाल दिए। प्रमुख स्थान में 2-4 पॉइंट डाल दिए। विशेषताएं उसकी क्या थी वो पॉइंट डाल दिए। यातायात क्या था उसमें ये पॉइंट डाल दिए। यानी कि जो पॉइंट है वो पहले देख लेंगे, उसके बाद उस पॉइंट में क्या क्या आता है वो सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों प्रमुख स्थान। अब देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें बहुत सारे शहर थे, लेकिन उसमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर थे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसका विस्तार पढ़ेंगे हम कि कौन सा जो है सिंधु घाटी सभ्यता किस मतलब पूरब से पश्चिम तक कौन सा शहर है, उत्तर से दक्षिण तक कौन सा शहर है, तो सारी चीज़ों का हम क्या करेंगे अध्ययन करेंगे प्रमुख स्थान में। विशेषताएं क्या थी दोस्तों ये पढ़ेंगे कि बहुत अच्छी नालियाँ बनी थी, बहुत अच्छे अच्छे घर बने थे, उस समय भी पके ईंट का यूज किया जाता था। सारी चीज़ किसमें होगी, विशेषताओं में। फिर हम देखेंगे दोस्तों यातायात, यानी कि लोग इधर उधर आते जाते कैसे थे, यानी कि लोग क्या पहिया चलाते थे या फिर साइकिल होती थी कि 4 पहिए से चलते थे कि ट्रेन भी हुआ करती थी, तो सारी चीज़ अध्ययन करेंगे यातायात में, ट्रांसपोर्टेशन में। फिर हम बात करेंगे दोस्तों जीवन शैली, यानी कि लाइफ स्टाइल कैसी थी, तो उसके बारे में भी स्टडी किया जाएगा। देन हम बात करेंगे व्यापार कैसे करते थे, ट्रेडिंग कैसे करते थे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सारी चीज़ जो है एक सीक्वेंस से चलेगा। अब जो है उसको देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे सामान्य जानकारी। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की सामान्य जानकारियाँ, जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ से क्या क्या मिली थी, वो सारी चीज़ों के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, कौन सी सिविलाइजेशन है दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में सारा अध्ययन करेंगे हम लोग। सामान्य जानकारी में देखिए सबसे पहला तो आपसे पूछा जाएगा समय अवधि, यानी कि ये कब से कब तक चला। अब दोस्तों मैं बता दूं आपको, सिंधु घाटी सभ्यता को किसी ने देखा नहीं है। अगर आप कहें कि कोई व्यक्ति देखा हो तो किसी ने देखा नहीं है, वहाँ से हमें कुछ एविडेंस मिले हैं, कुछ साक्ष्य मिले हैं, कोई लेख मिले हैं, उससे पता चलता है कि ये कब का है, ये जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का है। देखिए ये समय जो है दोस्तों, ये है आपका 2400 BC टू 1750 BC तक। अगर BC का मतलब आप जानते होंगे, हमने पहले वाले वीडियो में, लूसेंट के पहले वाले वीडियो में AD और BC का मतलब बताया है, तो अगर आप शुरू से नहीं देखते आ रहे हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगा वीडियो में। आप जो है प्लेलिस्ट में लिंक है लूसेंट की प्लेलिस्ट का पूरा, आप जाइए शुरू से वीडियो देखते आइए। तो BC जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, जो अभी हमारा 2022 AD चल रहा है, तो अगर हम BC बोल रहे हैं 2400 BC, तो हम AD जो भी चलता है 2022 उसमें ऐड करते हैं, तो करीब ये जो है 4.4 के, यानी कि 4500 साल पहले की बात है। सोच लीजिए अभी 2022 चल रहा है, ये 4500 साल पहले जो है एक क्या होता था, सभ्यता होता था, जिसका नाम क्या था दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी सभ्यता था। अब देखिए हुआ क्या कि जब ये कहाँ से कब तक चला, 2400 BC से चला 1750 BC तक। तो जब 1750 BC आया होगा ना दोस्तों, तो माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। पता नहीं प्रलय आया कि क्या आया, ऐसा माना जाता है कि भूकंप वगैरह आ गया था, उस वजह से जो है समाप्त हो गई है। तो इसमें इसके बारे में बहुत सारे मतभेद हैं, वो सारी चीज़ हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे खत्म हुआ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता अगर थी तो कैसे वहाँ के लोग मर गए, कैसे समाप्त हो गए, सारी चीज़ का अध्ययन करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ सामान्य जानकारी। टाइम ड्यूरेशन आप ध्यान दीजिए, 2400 BC से लेकर 1750 BC तक, लगभग ये 4500 साल पहले की सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि इस सभ्यता में सबसे ज़्यादा जो है यूज होने वाला जो धातु है वो क्या है, कांस्य है, ब्रॉन्ज है। तो इसी वजह से इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या रहेगा दोस्तों, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ की जो सिटी है दोस्तों, अब देखिए 4500 साल पहले, कोई यकीन नहीं करेगा दोस्तों, 4500 पहले भी जैसे हमारा आपका उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शहर है, उसी तरह से आपका शहर हुआ करता था, सिटी हुआ करती थी आज के 4500 साल पहले। ठीक है, तो पके ईंट का यूज किया गया था, तो इसीलिए हम इसको नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। अभी जब ये सभ्यता खत्म हो जाएगी तो ग्रामीण सभ्यताएं आएंगी, गांव का विकास होगा, नगर का विकास नहीं होगा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ही लोग नगर का भी विकास कर लिए थे, इसको हम नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं, अर्बन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं।
दोस्तों लिपि मिली है, स्क्रिप्ट मिली है, लेकिन वो अपने ही भाषा में लिखी गई है, उसको कोई पढ़ ही नहीं सका है आज तक। वो बिल्कुल इस तरह से डायग्राम में लिखी गई है, जैसे मान लीजिए कोई लिपि मिली है तो उस पर अलग ही प्रकार का चित्र बना हुआ है, कुछ अलग प्रकार की लिपि लिखी गई है जो कि आज तक जो है असमझनीय है, यानी कि कोई समझ नहीं सका है। ठीक है, तो लिपि मिली है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है। और यहाँ के दोस्तों लोग कैसे थे, तो दो तरह के लोग थे। यहाँ पे भूमध्य सागर वाले लोग थे, यानी कि जो भूमध्य सागर में पड़ता है स्थान, वहाँ के लोग थे। और द्रविड़ियन लोग थे। कौन थे? द्रविड़ लोग और भूमध्य सागरीय लोग थे। तो ये सामान्य जानकारी में आप नोट करेंगे। अब हम इसमें बात करेंगे, सामान्य जानकारी में ही वो भी आएगा कि इसकी खोज कैसे हुई, इसका नाम कैसे पड़ा, जो है सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोल दिया गया भाई, ऐसा क्या यूनिक था। तो आपको पता चलेगा कि सिंधु नदी के किनारे ही जितनी भी शहर थे वो सिंधु नदी किनारे थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता बढ़ गया। हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा, तो हड़प्पा क्यों पड़ा, ये सारी चीज़ हम जो है जितने भी नाम हैं, आपको एक और नाम मिलेगा उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो जितने नाम हैं कैसे आए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन उस पर हम बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं नामांकन और खोजकर्ता की, यानी कि जो ये सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके कितने नाम हैं। तो दोस्तों 3 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक हड़प्पा सभ्यता भी बोलते थे इसको, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता बोलते थे, तीसरा दोस्तों मेलुहा शब्द का भी प्रयोग किया गया। अब दोस्तों ये कह रहे हैं ये क्या पढ़ाना है सर, मेलुहा, मेलुहा क्या नाम है दोस्तों, मेलुहा शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो 3 नाम आपको याद रखने हैं जो कि लूसेंट में दिए गए हैं। ये तीनों नाम आए कैसे उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला नाम आया हड़प्पा सभ्यता। क्या आया दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता आया कैसे, तो दोस्तों पहले किसी को पता नहीं था कि कोई सभ्यता भी थी पहले, 4000 साल पहले। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जो है राय बहादुर दयाराम साहनी। क्या नाम था उनका? राय बहादुर दयाराम साहनी। जो है रेलवे लाइन का काम चल रहा था, ध्यान से कहानी समझिएगा दोस्तों। रेलवे लाइन का काम चल रहा था, पाकिस्तान में एक जगह पंजाब है, वहाँ पे जो है खुदैया हो रही थी, यानी कि जब रेलवे लाइन जो है बनाया जाएगा, बिछाया जाएगा तो खुदैया होगी। तो जब ये यहाँ पे उनका जो है निरीक्षण था, किसका? राय बहादुर दयाराम साहनी का। तो जब खुदैया हो रही थी तो जैसे ही अंदर ये खोदते गए, इनको क्या मिला? एक ईंट मिली। तो ये बहुत ध्यान से देखें, कहें कि यहाँ पे मिट्टी ही मिट्टी मिलती है, भाई मिट्टी के अंदर मिट्टी ही मिलेगी, ईंट कहाँ से मिल गई? लगता है जरूर कुछ लोचा है, जरूर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे और खुदाई करनी चाहिए, कुछ और मिलेगा। तो खोदते गए तो उन्हें और ज़्यादा जो है पक्की ईंट मिली। अब वो सोचने लगे कि जो है यहाँ कच्ची ईंट अभी बनी नहीं है, मतलब कच्ची ईंट बना रहे हैं लोग और यहाँ पक्की ईंट मिल जा रही है। तो खोदते गए उन्होंने क्या किया? एक शहर ही खोद डाला। उन्होंने खोदा तो उनको एक शहर ही मिल गया। कहाँ पे? हड़प्पा। हड़प्पा एक जगह थी, वहां पे एक शहर मिल गया, तो उसको नाम दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता इतनी सारी, देखिए सीटियों की होती है सभ्यता, इतनी सारी सीटियों की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे पहला शहर जो है कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था। और कब खोजा गया था दोस्तों? ये बात है 1921 की। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो है रेलवे की खुदाई हो रही थी, उसमें जो है कुछ साक्ष्य मिले और उन्होंने समझा कि जो है खोदने पे हमें कुछ जरूर मिलेगा। और जब खोदा तो उन्हें एक शहर ही मिला, जिसका नाम क्या पड़ा? हड़प्पा पड़ा। उसी नाम से जो है हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। तो आप पढ़िएगा दोस्तों, राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में रावी के किनारे स्थित हड़प्पा की खोज की थी इन्होंने, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। तो कोई पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, तो आप बोलेंगे क्योंकि सबसे पहला शहर कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा, इसी वजह से हम उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा दोस्तों नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ये कैसे पता चला? अब देखिए 1 साल के बाद 1921 में कौन करामात किए थे? दयाराम साहनी। अब जैसे ही 1 साल बीता, कौन आए? राखल दास बनर्जी। कौन आए? राखल दास बनर्जी। इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी खुदैया स्टार्ट किया। सोचे कि दयाराम साहनी खोदने कुछ मिला है तो हम भी खोदेंगे, क्या पता हमको भी कुछ मिल जाए। तो उसी के आसपास ये भी खोदना स्टार्ट किए। तो इनको
ऊ से बड़ा शहर मिल गया, हड़प्पा से भी बड़ा जो है इनको शहर मिला, जिसका नाम क्या था दोस्तों, मोहनजोदड़ो। क्या नाम था दोस्तों? तो आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ा शहर मिला है वो मोहनजोदड़ो है। किसने खोजा है दोस्तों? राखल दास बनर्जी ने। कब खोजा है? 1921 में दयाराम शाह ने खोजे थे, एक साल बाद ये खोज दिए थे, यानी कि 1922 में जो राखल दास बनर्जी थे वो मोहनजोदड़ो नाम का खोज किए थे। अब जैसे ही मोहनजोदड़ो मिला तो लोगों को लगा भाई दूर ही शहर मिल गया खोदने पे, अब और खोदा जाए और मिलेगा। खोदते गए, बहुत सारे जो है शहर मिलते गए। तो इससे ये पता चला कि आज के 4,500 साल पहले भी लोग रहा करते थे, लोग अपना नगर बनाए हुए थे, सिटी बनाए थे, घर बनाए थे, अच्छी अच्छी नालियाँ हुआ करती थी, सारी चीज़ें जो है सिंधु घाटी सभ्यता में थी। तो ये सब धीरे धीरे पता चला। फिर एक चीज़ और कॉमन बात थी कि जो भी सभ्यताएं मिली, जो भी जो है सिटीज मिले हैं वो सिंधु नदी के ही किनारे मिले। अब राखल दास बनर्जी खोजे वो भी सिंधु नदी किनारे, हड़प्पा जो है वो रावी जो है एक सिंधु की पार्ट है। जैसे सिंधु नदी आती है तो उसी में से एक पार्ट होती है रावी भी, बहुत सारी रावी है, चेनाब है, तमाम नदियां हैं, तो रावी भी सिंधु का ही पार्ट है। यानी कि जो हड़प्पा है वो भी सिंधु नदी के किनारे मिला। तो देखा गया जितने भी शहर है ना सब सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया कि वो वाली सभ्यता है। कौन सी? सिंधु नदी वाली सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस रिवर के साथ मिले हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई होप दोस्तों ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये दो नाम तो आपको समझ में आया होगा। कैसे आया? हड़प्पा सभ्यता क्योंकि पहला शहर खोजा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि सिंधु नदी के किनारे सारे शहर मिले हैं। कौन खोजा है ये भी हमने देख लिया। ये मेलुहा शब्द दोस्तों कहाँ से मिला है तो ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया शुरू में ही कि जब यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप हो रही थी तो उसी समय दूसरे देशों में मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता भी डेवलप हो रही थी। जैसे मान लीजिए ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इधर ही आपकी मेसोपोटामिया जो है सिविलाइजेशन भी डेवलप हो रही थी। मिस्र की भी जो है सिविलाइजेशन क्या हो रही थी? डेवलप हो रही थी। तो इन लोगों में क्या होता था? इन लोगों में व्यापार हुआ करता था। क्या होता था दोस्तों? ट्रेड हुआ करता था। तो जैसे अब मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जाते थे मेसोपोटामिया की सभ्यता में व्यापार करने के लिए, तो जब जाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ उनका जो है हिस्सा छूटेगा। तो एक अभिलेख मिला है, किसमें? एक अभिलेख मिला है दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता में, जिसमें मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कह करके बुलाया गया है? उसमें मेलुहा कह करके बुलाया है। तो इसलिए ये भी पता चलता है कि उसका नाम क्या था दोस्तों? एक मेलुहा भी नाम था। तो मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुहा शब्द का क्या मिलता है? मेलुहा शब्द का जो है वहाँ अंकन मिलता है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको? इसका नाम मेलुहा भी था। तो ये नामकर्ता और खोजकर्ता हो गए। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे जो कि लास्ट है सामान्य की जानकारी में, विस्तार। यानी कि विस्तार कैसे था? सिंधु घाटी सभ्यता में सारे शहर खोजे गए थे, तो कौन सा शहर सबसे पूर्व दिशा में था, कौन सा शहर सबसे दक्षिण दिशा में था, कौन सा सबसे उत्तर दिशा में था? विस्तार पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि 6 जो है ना वो बहुत बड़े बड़े शहर थे जिसको महाजनपद कहा जाता है। महाजनपद नहीं, बड़े नगर कहा जाता था। महाजनपद तो आगे हम पढ़ेंगे, 16 महाजनपद, ठीक है। 6 जो है बड़े शहर थे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग विस्तार देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और जो है चीज़ों को नोट करते हुए चलिए। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, पूरब में क्या पड़ता था, पश्चिम में क्या पड़ता था, उत्तर में क्या पड़ता था और दक्षिण में क्या पड़ता था। जैसे आप पढ़ते हो ना कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तो साउथ वाला जो है आपका पड़ेगा कन्याकुमारी, और जो आपका नॉर्थ है वो क्या पड़ेगा? जो है कश्मीर पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ भी जो है क्या था, सारी चीज़ें थी। देखिए जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम नॉर्थ बोलते हैं, सारी चीज़ें पता है। नीचे वाले को साउथ बोलते हैं, ये ईस्ट होता है, और ये क्या होता है? वेस्ट होता है। तो जो सबसे ईस्ट में था, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे ईस्ट में था वो जो है आलमगीरपुर था, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है। और ये किस नदी के किनारे था दोस्तों? हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। और हिंडन नदी भी सिंधु नदी का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से जो है दोस्तों इस तरह से डायग्राम बना करके आप याद कर लीजिए। देखिए लूसेंट में इस तरह का डायग्राम नहीं मिलेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि दोस्तों लूसेंट को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो बहुत ही आसान हो जाए आपके लिए। लूसेंट को मैं डिकोड कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ, ठीक है। तो ईस्ट में दोस्तों हमारा जो उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है उसमें जो है आलमगीरपुर जगह का नाम था।
तब आलमगीरपुर बोलते थे, अभी मेरठ में पड़ता है ये, ठीक है। हिंडन नदी के किनारे जो है ईस्ट वाला पार्ट था, ठीक है। साउथ वाला पार्ट दोस्तों जो है वो दाइमाबाद था। क्या नाम था दोस्तों? दाइमाबाद, जो कि कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में पड़ता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो सबसे उत्तरी भाग था दोस्तों वो मांदा था। क्या नाम था दोस्तों? मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर चेनाब नदी के किनारे पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और जो सबसे वेस्ट में है दोस्तों वो है सुतकंगडोर। क्या है दोस्तों? सुतकांगडोर है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। और किस नदी के किनारे पड़ता है दोस्तों? दास्क नदी के किनारे पड़ता है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए साउथ का जो है दोस्तों वो दाइमाबाद गुजरात है, नॉर्थ का दोस्तों मांदा है, जो कि कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप बात करेंगे ईस्ट की, तो ईस्ट में आलमगीरपुर है दोस्तों, मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और जो आपका वेस्ट है वो है सुतकेंगडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। तो आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि किस तरह से जो है इसका विस्तार है। 2-3 पॉइंट और है इसके सामान्य जानकारी में। अभी हम लोग जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, सामान्य जानकारी, इसके बाद हम मुख्य स्थान पढ़ेंगे। तो सामान्य जानकारी में एक और पार्ट है कि 6 जो है बड़े नगर थे, वो कौन कौन से थे, वो सारी चीजें जो है हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप जो है बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपको पता है दोस्तों हम लोग लूसेंट का पढ़ रहे हैं सीरीज, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो जो है दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये जो लूसेंट है वो आपको पता है कि की ऑफ सक्सेस है। अगर आपको सक्सेस होना है तो लूसेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। लूसेंट की किताब वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों। तो लूसेंट आप अगर डी कोड, फ्लो चार्ट और ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश और एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।